जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल के इस सेगमेंट में, जिसमें हम एसी सर्किट को पूरा अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, जिसमें कुछ बातें हमने डीसी के बारे में भी किया था। आइए बिना किसी देरी के एसी को अच्छे से पढ़ते हैं। आपको मालूम है एसी सर्किट क्या होता है? जो ये वाले वेव फॉर्म पे चलता है, आपको पता है ना, ये वाला, ये जो वेव फॉर्म पे चलता है ना, इसी को बोलते हैं एसी सर्किट। आज इसी के बारे में हम कंप्लीट थ्योरी क्लास देखेंगे। अभी कंप्लीट नहीं, क्लास 1 है। क्लास 1 के बाद मैं इस टॉपिक के पूरे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, फिर क्लास 2 में हम आगे का थ्योरी देखेंगे। ठीक है ना? चलिए देखिए, एसी सर्किट पढ़ने से पहले ना कुछ डीसी सर्किट के बारे में हम जान लेते हैं कि डीसी सर्किट एक्चुअल में क्या होता है। एक ऐसा विद्युत सर्किट ना जिसका मान एवं प्रवाह की दिशा नियत हो। मतलब अगर आप देखेंगे ना तो ये ऐसे जो चल रहा है ना, ये है डीसी, ठीक है ना। लेकिन जो ऐसा चल रहा है ये क्या हो जाएगा? एसी, अल्टरनेटिंग। और पल्सेटिंग किसको बोलते हैं? जो ऐसे पल्स के रूप में ऐसे चलता है, इसको बोलते हैं पल्सेटिंग करंट। क्लियर है? आप देखेंगे रेक्टिफायर जब पढ़ाया था मैंने आपको, तो उसमें पल्सेटिंग डीसी मिलता था, जो ऊपर ऊपर ऐसे बनता था, इसको बोला जाता है पल्सेटिंग। क्लियर है? इस जगह पे अगर आप देखेंगे ना तो सिर्फ डीसी का अगर मैं बात करूं तो डीसी इस टाइप में रहता है। एक होता है प्योर डीसी जो ऐसे पूरे में बन रहा है, ये आप देखेंगे प्योर डीसी। ये है वेरिएबल डीसी जो वेरी कर रहा है, समय के साथ चेंज हो रहा है, ये होगा वेरिएबल डीसी। और ये होता है बेटा पल्सेटिंग डीसी जो ऐसे बनता है, फुल वेव, हाफ वेव, ये सब आपने नाम सुना होगा रेक्टिफायर में, सब यहीं से मिलता है। ठीक है ना? फुल वेव, हाफ वेव, रेक्टिफायर सब यहीं से बनता है। ठीक है? एक एसी सर्किट, एक एसी धारा और डीसी धारा में क्या डिफरेंस होता है? एक दिश का मतलब होता है डीसी और यहाँ पर एसी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? आइए एक एक पॉइंट देखते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं थ्योरी और ऑब्जेक्टिव। मतलब थ्योरी में तो बनेगा ही, साथ में ऑब्जेक्टिव में भी इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। देखिए लिखा है, एसी को बिना ज्यादा ऊर्जा हानि के लंबी दूरी तक, यहां तक कि दो शहरों के बीच में आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। लेकिन डीसी को बहुत लंबी दूरी तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, यह अपनी विद्युत शक्ति खो देता है। यह बात सही है कि डीसी को हम स्टोर नहीं कर सकते, ये थोड़ी देर बाद क्या होता है, अपनी जो एनर्जी वो खो देता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीजें बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक शहर है ए और यहाँ एक शहर है बी। इन दोनों शहरों के बीच में ना अगर मान लीजिए डिस्टेंस ज्यादा है, मैं बोला करीब 300 किलोमीटर का मान लीजिए डिस्टेंस है। क्लियर है ना? तो यहां से जब अगर हम कोई ट्रांसमिशन लाइन बिछा रहे हैं ना, ऐसे इस ट्रांसमिशन लाइन को बिछा रहे हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब हम इसको बिछाते हैं ना तो हमारा काम रहता है, ये पूरा हम एसी में कर सकते हैं लेकिन हम एसी में ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि एसी में ना बहुत सारे लॉसेस जनरेट होते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन होगा, ये जनरेट करेगा एसी को, तो जनरेट किया एसी को, एसी थोड़ा दूर बाद गया, यहाँ हमारा एक सेक्शन होगा, इसको बोलते हैं कन्वर्टर सेक्शन 1। कन्वर्टर सेक्शन 1 ये क्या करेगा, ये वो कन्वर्टर होगा ना जो इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। ये एसी को क्या किया, डीसी में कन्वर्ट कर देगा। आप बोलेंगे सर एसी को डीसी में कन्वर्ट तो एक ही चीजें करता है, वो है रेक्टिफायर। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो रहता है ना, इसको बोलते हैं रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है ना? ये रेक्टिफायर सर्किट है। अब ये डीसी लंबे दूरी तक जाएगा और जैसे ही शहर बी से पहुंचने वाला होगा ना, उससे जस्ट पहले यहाँ पर कन्वर्टर सेक्शन 2 लगा देते हैं। कन्वर्टर सेक्शन 2। अब ये वो कन्वर्टर सेक्शन होगा ना जो इस एसी को क्या करेगा, ये वाले एसी को वापस डीसी में बदल दे, ये वाले डीसी को वापस एसी में बदल देगा, क्योंकि बी में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एसी में ही होता है। तो यहाँ पर ये डीसी को एसी में बदल देगा। आप बोलेंगे सर कन्वर्टर यहाँ पे पक्का इन्वर्टर यूज हुआ होगा, क्योंकि इन्वर्टर का काम ही होता है डीसी को एसी में बदलना। तो 2 सेक्शन लगा के हम करते हैं, लंबी दूरी का ट्रांसफर हमेशा डीसी में करते हैं। इसीलिए आप पावर सिस्टम में पढ़ते हैं एचवी एसी और एचवी डीसी, हाई वोल्टेज डीसी, ये वाला आपने पढ़ते होंगे। ठीक है ना? पावर सिस्टम का जब क्लास दूंगा तो पूरा अच्छे से बताऊंगा। अभी आप ये समझ आ गया? तो यही चीज यहाँ डिफरेंस में लिखा है कि अपनी विद्युत शक्ति खो देता है। घूमने वाले चुंबकों के कारण
विद्युत प्रवाह की दिशा परिवर्तन होती है, लेकिन स्थिर चुंबक के कारण विद्युत प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ये सही बात है। फिर नेक्स्ट, एसी की आवृत्ति देश के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे यूएसए में 60 हर्ट्ज होता है, लंदन में 60 हर्ट्ज होगा, हमारे यहाँ पर हम लेके चलते हैं 50 हर्ट्ज, ठीक है ना, 50 हर्ट्ज हम लेके चलते हैं। और एक होता है आईई रूल के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आईई रूल, इसके अनुसार एसी का जो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होता है ना ±3% होता है। मतलब 50 में 3% ज्यादा भी हो सकता है जो कि 51.5 आएगा, और 50 में 3% कम भी हो सकता है जो कि 48.5 आएगा। मैथ से आप करेंगे तो भारत में प्रैक्टिकल वैल्यू 48.5 से 51.5 के बीच में होती है फ्रीक्वेंसी का। हम इन जनरल बोल देते हैं कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। क्लियर है। एसी में धारा का प्रवाह समय समय पर आगे और पीछे की दिशा में बदलता रहता है, ये लगातार एक ही दिशा में रहता है। एसी में इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी दिशा बदलते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल एक ही दिशा में गति करते हैं आगे की ओर। यहाँ पर भी ये सही बात है। और इसमें कुछ डिफरेंस है जो मैं अपने से ऐड किया हूं, आप देखेंगे। एसी में ट्रांसफार्मर की सहायता से उच्च एवं निम्न किया जा सकता है। आपको पता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हम हाई मतलब स्टेप अप कर सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। बट डीसी में ना ट्रांसफार्मर का उपयोग संभव नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमेशा एसी में काम करता है। जब तक उसको अल्टरनेटिंग सप्लाई नहीं मिलेगा वो काम ही नहीं करेगा। क्लियर है। तो इस जगह पर एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता, लेकिन डीसी को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए बार बार एक क्वेश्चन बनता है कि डीसी का उपयोग मैं कहाँ करता हूँ, तो हमेशा इलेक्ट्रोप्लेटिंग जगह पर यूज करते हैं। इसीलिए आप यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था ना, यहाँ देखिए यहाँ पे है कि इसका यूज हम बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ट्रैक्शन और सिनेमा प्रोजेक्टर में करते हैं। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग ना एसएससी जेई और आरआरबी जेई बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रूप में हम कौन सी सप्लाई का यूज करते हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए डीसी सप्लाई का ही यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है। ये सब तो पढ़ लिए थे हम लोग। देखिए, एक पूर्ण चक्र का औसत मान हमेशा शून्य होता है। एसी का अगर आप एक पूर्ण चक्र देखें तो पूर्ण चक्र कुछ ऐसा बनेगा बेटा, ये वाला, ये ऐसा, यही होगा। तो एक चक्र का मीनिंग है कि ये यहां से चलना चालू किया और वापस यहीं पे आ गया। इसका मतलब है ये एक चक्र हुआ। और एक पूर्ण चक्र का औसत मान हमेशा एसी में शून्य आता है। इसीलिए हम हमेशा आधे चक्र का ही औसत मान निकालते हैं, पूर्ण चक्र का नहीं निकालते, क्योंकि पूर्ण चक्र का तो 0 हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन एसी में, डीसी में क्या होगा, डीसी का औसत मान हमेशा मूल मान होता है। इसको बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू मतलब अगर डीसी ये चल रहा है ना ऐसा, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो यही 1 इसका औसत वैल्यू होगा, क्योंकि कहीं बदल ही नहीं रहा है। 1 1 1 1 1 हर जगह आ रहा है, और आपको पता है औसत मान नहीं बदल रहा है, मतलब 1 ही रहेगा वो, ठीक है, ये वाला। इसका उत्पादन अल्टरनेटर के द्वारा होता है, और इसका उत्पादन मतलब डीसी का उत्पादन किसके द्वारा होता है, डीसी जनित्र के द्वारा होता है। पावर अगर मैं देखूंगा एसी का ना, तो ये आता है वी आई कॉस फाई, जहां वी होता है वोल्टेज, आई होता है धारा, और कॉस फाई होता है बेटा पावर फैक्टर। हिंदी में इसको बोलते हैं शक्ति गुणांक। इसके बारे में अभी आगे पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, शक्ति गुणांक। लेकिन डीसी का जो पावर होता है ना, हमेशा V इंटू आई होता है, या फिर आप बोलेंगे I स्क्वायर R होता है, या फिर आप बोलेंगे V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R होता है। पावर का सभी जगह यूनिट हमेशा वॉट होगा भाई, वॉट या किलोवाट ही रहता है पावर का यूनिट। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरिट्स ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी का जो क्या क्या गुण होगा भाई डीसी की तुलना में, मैं इसको अगर हिंदी में लिखूं तो एसी का गुण डीसी की तुलना में क्या क्या गुण होगा, और यहां पर हो जाएगा एसी के अवगुण। ये डीमेरिट्स का मतलब हो जाता है अवगुण। तो एसी का अवगुण क्या होगा डीसी के लिए, तो सबसे पहला प्रोडक्शन एट हाई वोल्टेज, ये उच्च वोल्टेज पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। भारत में जो जनरेशन होता है ना, हमेशा याद रखिएगा
11 केवी में ही हम जनरेट करते हैं। इस 11 केवी को हम बढ़ा के 11 से 33 करते हैं, 33 से 66 करते हैं, 66 से 132 केवी करते हैं। फिर ऐसे कर करके हम 765 केवी, जो ट्रैक्शन वगैरह जैसे देखेंगे आप एकदम हाई वोल्टेज में, सुपर वोल्टेज जो 765 केवी तक में भी हम जाते हैं। क्लियर है? तो ये सब स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू होता है, बट जनरेशन हमेशा हमारा 11 केवी में होता है, क्योंकि ये सबसे इकोनॉमिकल होता है, सबसे अच्छा होता है, इसमें लॉसेस कम होते हैं और 11 के मल्टीपल में ही किया जाता है। क्लियर है? ट्रांसमिशन एट लो कॉस्ट, इसका कॉस्ट क्या होता है? लो होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एसी का जो टोटल कॉस्ट होगा ना वो डीसी से हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि एसी में हमेशा लॉसेस ज्यादा होते हैं। ये ट्रांसमिशन करने का बात चल रहा है, ट्रांसमिशन एट लो कॉस्ट का मतलब है कम पैसे में मैं ज्यादा तक ट्रांसमिट कर सकता हूँ। क्लियर है? सिंपल इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन, इसमें ज्यादा तामझाम नहीं होता है, लेकिन इससे और सिंपल होता है डीसी, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है ना? इजी वोल्टेज कन्वर्जन, ये आराम से वोल्टेज का कन्वर्ट कर देता है। लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, इसमें ज्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर आप डीसी देखेंगे ना, तो जितना ये लिखा है ना उससे कम डीसी में होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर डीमेरिट्स क्या होगा? मोर कॉस्टलियर देन एसी। यहाँ आप बोलेंगे सर आपने तो लिखा लो कॉस्ट पर ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन का कॉस्ट कम होगा, लेकिन जैसे ही मैं ओवरऑल अगर कॉस्ट का देखूंगा ना, तो डीसी की तुलना में ये कम हो जाता है। क्योंकि क्या होगा कि एसी में ना आपको इन्वर्टर सेक्शन, कन्वर्टर सेक्शन सब लगेगा, और साथ में बहुत सारे इंसुलेटर की आवश्यकता होती है, बहुत सारे आपको बसेस लगाने पड़ते हैं, तो इसमें कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल कॉस्ट में एसी हमेशा ज़्यादा हो जाता है, तो मोर कॉस्टलियर, और कॉस्ट ज़्यादा हो गया तो एफिशिएंसी कम हो गया। और इसमें एसी में ना फ्रीक्वेंसी के कारण एडी करंट लॉस आ जाएगा, एडी करंट लॉस हो सकता है, कोरोना लॉस हो सकता है, हीट लॉस हो सकता है, दुनिया भर के लॉस आते हैं एसी में। इसीलिए इसमें क्या होगा भाई, लॉस ज़्यादा है, एफिशिएंसी कम है। एसी सिस्टम में जो वायरिंग यूज होता है ना, उसमें हाई कैपेसिटी वाले इंसुलेटर की आवश्यकता होती है। अभी मैंने कहा कि एसी में हम लोग इंसुलेटर, रेक्टिफायर सब लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाता है। तो उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, कैपेसिटी हाई होना चाहिए, इसे स्टोर नहीं किया जा सकता, जो कि इसका सबसे बड़ा अवगुण होता है। एसी को मैं स्टोर नहीं कर सकता बेटा। ठीक है ना? चलिए, अब ये है फंडामेंटल्स ऑफ एसी। यही से बहुत क्वेश्चन आपके बनेंगे, आप एकदम ध्यान से देखिएगा बेटा। फंडामेंटल्स ऑफ एसी, एसी का फंडामेंटल क्या है? मैंने अभी आपको जनरेशन नहीं बताया, और जनरेशन को कोई पढ़ता भी नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। आपको बस बेसिक याद होना चाहिए कि जनरेशन ऐसे टाइप के शेप में चलता है। क्लियर हो रहा है? यहां पर आप देखेंगे ना, अल्टरनेटिंग एसी करंट ना, ये वाला। तो सबसे पहले अल्टरनेटिंग एसी करंट किसको बोलते हैं? तो अल्टरनेटिंग एसी करंट इज द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज पीरियडिकली विद टाइम। वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नियमित रूप से बदलते रहते हैं, ये होता है। देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। मैंने चैट जीपीटी को बोला भाई दे सकता है क्या, तो ये बहुत अच्छा नोट्स दिया है, तो मैं इसी को यूज कर रहा हूँ, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले को भी एक नोट्स मिल जाए और हिंदी मीडियम वाले को भी नोट्स मिल जाए। ठीक है ना? ये इसको ऐसे शो करते हैं, I = IM sin ओमेगा टी, या टोटल मैं बोलूंगा तो ये ऐसा होता है, IM sin ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा भी रहता है। जहां पर ये I जो है ये करंट है, IM जो होता है ना ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है? ये ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इससे भी क्वेश्चन बनता है बेटा। और फाई जो है ना, इसको बोलते हैं फेज एंगल। कल इन सारे से मैं क्वेश्चन कराऊंगा न्यूमेरिकल, जो कि जेई की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। आई इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक, IM मैक्सिमम या अधिकतम धारा, ओमेगा कोणीय आवृत्ति, टी टाइम, और फाई रहेगा तो वो हो जाता है फेज एंगल। ठीक है ना? अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होगा? जो इसका मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी समय के साथ चेंज होते रहता है, ध्रुवता बदलते रहता है। आई के लिए लिखा है ना वैसे V = VM sin ओमेगा टी। क्लियर है ना? ये ऐसे +5 भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि फेज भी बदलता है ना, तो +5 भी आप लगा सकते हैं। देखिए, नंबर 3, साइकिल किसको बोलते हैं?
वन कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव अल्टरनेशन इज कॉल्ड वन साइकिल। जैसे अगर मैं आपको बोला कि ये जैसे ये मैंने बनाया, देखिए साइकिल का मीनिंग होगा, ध्यान से देखिएगा, साइकिल का मतलब होता है ये एक बना है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ धनात्मक अर्धचक्र इसको बोलते हैं, और ये होता है नेगेटिव हाफ साइकिल, ऋणात्मक अर्धचक्र। तो यही पॉजिटिव हाफ चक्र और नेगेटिव हाफ चक्र मिला के ही ना एक पूरा कंप्लीट साइकिल बनाता है वन साइकिल। क्लियर है? टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड क्या होता है, तो एक चक्र में पूरा करने में लगा समय, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। एक चक्र, जैसे ये चक्र पूरा कर रहा है ना, जहां से चालू हो रहा है वहीं पे आके खत्म हो जा रहा है, तो एक चक्र में पूरा करने में लगने वाला समय ही टाइम पीरियड कहलाता है। और हमेशा ये टाइम पीरियड 2 पाई होता है। आप देखेंगे यहाँ पे 0 पाई 2 पाई। तो दुनिया का कोई सा भी डिवाइस हमेशा अपना एक चक्र पूरा करने के लिए ना 2 पाई मतलब ये 360 डिग्री का समय लेता है। आप बोलेंगे कैसे, तो आप देखिए यहाँ से कोई सा भी चक्र, अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो ये 0 होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, ये 360 डिग्री होता है। तो 0 से चालू किया और वापस घूम के फिर से 0 पे आ रहा है, मतलब कहाँ हो रहा है, 360 डिग्री का साइकिल कंप्लीट कर रहा है। आप बोलेंगे सर ट्रायंगल, ट्रायंगल भी आप बनाएंगे ना तो ये ऐसी घूम घाम के यहीं पे आके कंप्लीट होगा। तो सारे जो भी चीजें जहाँ से चालू हुआ और घूम के वहीं आया, तो मतलब 2 पाई वैल्यू का ये वो करता है। नंबर सेकंड है भाई फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। क्या होता है, तो एक सेकंड में पूरे होने वाले चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, तो यही होता है फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितने चक्र घूमते हैं वही आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति F बराबर हमेशा टाइम पीरियड आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है भाई। आवृत्ति और आवर्तकाल हमेशा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, या फिर इसको सेकंड इनवर्स भी बोलते हैं, या साइकिल पर सेकंड भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये वाला इसका जो मान होता है वो 50 हर्ट्ज होता है। लेकिन अभी मैंने बताया कि IE रूल के अकॉर्डिंग इसमें ±3% का वेरिएशन आता है। ये बहुत बार एग्जाम में दिया है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। IE रूल के अकॉर्डिंग ये मिलता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होता है ना जिसमें AC रोटेट करता है भाई, घूमता है, वो स्पीड जिसमें AC ऐसे ऐसे घूमेगा, तो उसी को बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। ठीक है ना, इस कोणीय आवृत्ति में आप देखेंगे ना टाइम पीरियड भी रहता है और नेचुरल आवृत्ति भी होता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला, इसमें टाइम पीरियड 2 पाई भी है और फ्रीक्वेंसी भी है। इसका यूनिट हमेशा ध्यान रखना है रेडियन पर सेकंड, और 50 हर्ट्ज में इसका आ जाएगा 314 रेडियन पर सेकंड। क्लियर है, ये इससे क्वेश्चन कल कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इसका यूनिट होता है, ये वाले को मैं ओमेगा इक्वल टू ये भी बोल सकता हूँ 2 पाई बाई टी, क्योंकि आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू 1/t होता है ना, तो F की जगह 1/t रख दूंगा तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई टी। क्लियर है, 2 पाई बाई टी। तो इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड होता है, याद रखिएगा। पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू किसको बोलेंगे, अगर कोई कर्व है बेटा, ये अगर कोई कर्व है ऐसा, ठीक है ना, तो ये किसी समय जितना अंतिम स्थिति पे जो होगा ना, जैसे ये मान लीजिए ये फ्लक्स का कर्व है, तो ये जो मान होगा यही होगा मैक्सिमम वैल्यू 5x। तो इसी को हम लोग मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, इसी को हम लोग ना क्रेस्ट वैल्यू भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्रेस्ट वैल्यू, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू इसी को बोलते हैं। AC का अधिकतम मान पीक वैल्यू कहलाता है। करंट हो गया IM, वोल्टेज हो गया VM। करंट के लिए IM लिखूंगा, वोल्टेज के लिए VM, फ्लक्स रहता तो मैं φm लिखता। क्लियर हो रहा है, ये वाला ध्यान रखिएगा इसको। पीक टू पीक वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव पीक एंड नेगेटिव पीक, ये वाला जो जगह है ना इसको बोला जाएगा पॉजिटिव पीक,
ये जो जगह आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव वाला प्लस V और ये वाला हो जाएगा माइनस V। तो जैसे ये फाई का है तो प्लस फाई माइनस फाई, तो इसका अंतर फाई मतलब ये फाई 1 ले लो और ये फाई 2 बोलो, फाई 1 माइनस ऑफ माइनस फाई 2 मतलब ये हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2। यही डिफरेंस है बेटा। आप बोलेंगे सर प्लस आ रहा है, प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनस हमने लिया है। ये जैसे मान लीजिए 20 है, ये माइनस 20 होगा, तो इसका पीक टू पीक वैल्यू कितना आएगा बेटा? तो पीक टू पीक वैल्यू अगर मैं निकालूंगा ना, पीक टू पीक वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा? पॉजिटिव में है 20, फिर माइनस, नेगेटिव में है माइनस 20, तो इसको जब निकालूंगा तो 20 प्लस 20 कितना हो गया? तो 40 आ गया। ये हो गया आंसर। क्लियर है? फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, वैल्यू ऑफ AC एट एनी करंट। मतलब इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तात्क्षणिक मान, कि किसी समय में वो कौन से कर्व किस पोजीशन पर पहुंच रहा है, वही इसका तात्क्षणिक मान होता है। ये कभी मान लीजिए आपको बोला 2 सेकंड में AC का कर्व कहां पहुंचेगा, तो 2 सेकंड में हम लोग यहां पर पहुंचा देते हैं। क्लियर हो रहा है? इस फॉर्मूले में लगाएंगे, टी की जगह बस 2 रख देंगे तो आपका आंसर आ जाता है। कल के वीडियो में आपको सारे इसके ऑब्जेक्टिव मिलेंगे बेटा, जो एग्जाम पेपर में आए हुए हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद एवरेज वैल्यू आया। एवरेज वैल्यू आपको पता है औसत मान के आधे चक्र के लिए निकाला जाता है, और कहीं का भी जो और एवरेज वैल्यू रहता है ना, अगर करंट के लिए बोला तो 2Im/π, ये 2Im/π, ये 2/π की जो वैल्यू होती है ना 0.637 आता है, इसी के लिए यहाँ पर लिखा है 0.637 पाई है। ये आप इसमें याद रखना है बेटा, 1/√2, 1/√3 और 1/π, ये 1/2π, इन सब की वैल्यू आपको याद रखना है। 1/√2 की वैल्यू होती है 0.703, 1/√3 की वैल्यू होती है 0.577 और 1/2 की वैल्यू होती है 0.159, ये वैल्यू होती है। इसी का आप आधा कर देंगे ना तो ये 0.31 समथिंग कुछ आता है 1/π का। तो ये ध्यान रखना है ऐसा वाला, ठीक है ना। ये 0.314 ले लीजिए, ये आपको याद रखना है। ये कुछ वैल्यू याद हो जाएगा तो आपसे न्यूमेरिकल बहुत तेज बनेंगे बेटा, क्योंकि इसमें आपको पता है 1 डे एग्जाम में कैलकुलेटर का अलाउ नहीं होता है, इसलिए हमको करना पड़ेगा। क्लियर है? और ये है फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है? हमेशा अगर मैं करंट का फॉर्म फैक्टर बनाऊंगा ना, तो करंट का फॉर्म फैक्टर होगा RMS वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है ना। साइन वेव के लिए हमेशा 1.11 आता है। मैं इसका आपको एक वो भी दे दूंगा, क्या बोलते हैं, एक चार्ट भी दूंगा जिसमें आपको सब चीज समझाया जाएगा, पूरा मैं दिखा दूंगा। अच्छा, अपन RMS वैल्यू नहीं पढ़े क्या? हाँ, ये देखिए, ये RMS वैल्यू बच गया। RMS मान वह DC मान होता है ना जो समान ऊष्मा उत्पन्न करता हो। ये अपने CSEB JEE में भी दिया था, CSEB AE वाले पेपर में, जो 2025 का जो पेपर हुआ था ना, 2024 वाला, इसका ये दिया हुआ है। RMS मान वह DC मान होता है जो समान ऊष्मा उत्पन्न करता है। याद रखिएगा, इसको बहुत बार आता है। RMS मान अगर मैं करंट के लिए बोलूंगा ना तो हमेशा मैक्सिमम मान डिवाइडेड बाय √2, अगर वोल्टेज के लिए बोलूंगा तो हमेशा VM डिवाइडेड बाय √2। लास्ट में मैं एक फॉर्मूला भी दे दूंगा, आपको सारा चीजों को एक जगह पे याद करना है। क्लियर हो रहा है? ठीक, चले। ये फॉर्म फैक्टर हम लोग पढ़ लिया, RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। अगर मैं इसके लिए निकालूंगा ना करंट के लिए, तो RMS वैल्यू हो जाएगा Im डिवाइडेड बाय √2, और करंट के लिए एवरेज वैल्यू हो जाएगा 2Im डिवाइडेड बाय पाई। तो यहाँ से Im कट गया, 1/√2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा π/2, है ना ये। तो π/2√2 की ही वैल्यू ना मेरा एक AC सर्किट के लिए 1.11 आता है। इसीलिए इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं, आपको सीधा ध्यान रखना है, याद कर लेना है। मैं कल आपको एक चार्ट भी दूंगा बेटा, जिससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, अभी शॉर्ट्स में भी आपको दे दूंगा, आप उसको बना लीजिएगा। अगला है पीक फैक्टर, या इसी को बोलते हैं क्रेस्ट फैक्टर। तो पीक फैक्टर जो निकलता है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज लेंगे,
करंट है तो करंट लेंगे डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज या करंट, जो भी मिल रहा है उसको लेना है। और हमेशा पीक फैक्टर की वैल्यू साइन वेव के लिए 1.414। लेकिन सिर्फ साइन वेव नहीं पढ़ना है, अपने को साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, रेक्टेंगुलर वेव, स्क्वायर वेव, दुनिया भर का जितने वेव है ना, सबको एक चार्ट के थ्रू पढ़ना है और एक वैल्यू सबका याद करना है। क्लियर है? तो कल मैं इस टॉपिक पे ना आपको पूरा न्यूमेरिकल कराऊंगा और उस चार्ट के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, तो शॉर्ट में चार्ट्स आपको मिल जाएगा, आप जरूर उसको देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि एसी सर्किट का ये फर्स्ट लेक्चर है। 2 से 3 लेक्चर में मैं इसको खत्म कर दूंगा, उसके बाद हम डायरेक्ट चालू करेंगे ट्रांसफार्मर, जो कि पूरे इलेक्ट्रिकल की जान होती है, उसको मैं बेसिक से एडवांस तक आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों में शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।